डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी होता है 1896 में। एटीन नाइन्टी सिक्स में रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी होता है। किसके द्वारा किया गया? हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा। ठीक है, हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा जो है 1896 में रेडियो एक्टिविटी का जो है डिस्कवरी किया गया। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? तो एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एटम, एलिमेंट नहीं, रेडियो एक्टिव एटम ऐसा होता है जिसमें से एनर्जी जो है वो खुद पे खुद निकलता हो। आरा समझ में क्या कर रहे हैं? यानी एनर्जी एमिट करता है खुद पे खुद, कुछ रेडिएशन निकालता है अपने में से, कुछ पार्टिकल्स भी एमिट करता है, कुछ पार्टिकल्स भी निकलते हैं। आरा समझ में? रेडियो एक्टिव एटम्स है, तो वैसे एलिमेंट को ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो इसका खोज, रेडियो एक्टिविटी का खोज जो है, डिस्कवरी जो है वो 1896 में हेनरी बैक्वेरल ने जो है वो क्या किया था, कर दिया था। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिस्कवरी कैसे हुआ? तो सिंपल सा ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हेनरी बैक्वेल ने किया था। उसने क्या किया था कि एक यूरेनियम सॉल्ट लिया था। यूरेनियम सॉल्ट का मतलब होता है पोटेशियम सल्फाइड, एक सॉल्ट है पोटेशियम सल्फाइड, उसके अंदर यूरेनियम का भी मात्रा था। आ रहा समझ में? तो ये यूरेनियम सॉल्ट हो गया। उसने क्या किया कि एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया, उसके पास यूरेनियम सॉल्ट को रख दिया। आ रहा समझ में क्या करें? फोटोग्राफिक प्लेट जिसके पास क्या रख दिया, यूरेनियम सॉल्ट भी रख दिया, बीच में एक ब्लैक पेपर भी रख दिया। बीच में क्या रखा? ब्लैक पेपर रख दिया, ताकि जो नॉर्मल लाइट्स है वो उस प्लेट पर जो है वो क्या कहते हैं, प्लेट तक ना पहुंचे। नॉर्मल लाइट्स, जो बाहरी की जो लाइट है वो उस प्लेट तक ना पहुंचे। तो एक तो ब्लैक पेपर रखा, ठीक है, उस फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर। उसके ऊपर क्या रख दिया उसने? यूरेनियम सॉल्ट रख दिया। उसको कुछ दिखा, उसको ये दिखा कि जब वो बाद में जब फोटोग्राफी प्लेट को मतलब कि वहां से निकाला, देखा वहां से, तो देखा कि कुछ डेवलप हुआ है उस फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर, कुछ चीजें आई हैं। मतलब कि वो फोटोग्राफी प्लेट जो है ना, कहीं कहीं से ब्लैक हो गया था इस तरीके से। अब वो सोचा कि भैया हमने ना कोई लाइट भेजा है ना कुछ किया है, हाँ, और अदर लाइट्स को रोकने के लिए हमने इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का जो है वो पेपर रखा था जो दूसरे लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, नॉर्मल लाइट्स को। तो फिर ये फोटोग्राफी प्लेट ब्लैक ब्लैक कलर का मतलब हल्का हल्का ब्लैक हुआ कैसे? आ रहा समझे क्या कह रहे हैं? तब ये समझा कि अच्छा, मतलब कि ये जो प्लेट है, फोटोग्राफी प्लेट, ये इफेक्ट हुआ है, मतलब बिना कोई लाइट के ही इफेक्ट हो गया। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या निकला कि जो यूरेनियम सॉल्ट था वो काफी हाई एनर्जी रेडिएशन जो है वो अपने अंदर से क्या कर रहा था, निकाल रहा था। मेरा समझ में क्या कह रहे हैं? काफी हाई एनर्जी रेडिएशन अपने अंदर से निकाल रहा था, जो उस ब्लैक पेपर को भी पेनिट्रेट कर दिया, और पेनिट्रेट करने के बाद जो फोटोग्राफिक प्लेट था उसको एक्सपोज कर दिया, यानी कि उसके ऊपर अपना इफेक्ट डाल दिया। अरे समझ में क्या कह रहे हैं? फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब ये होता है भैया, वो क्या करता है, फोटोज को क्रिएट करता है। उस समय के ज़माने में ब्लैक रंग का फोटो निकलता था, उस पर केमिकल डाल के फिर उसमें से फोटो निकाला जाता था, इस रील बनता था ना, छोटा छोटा सा। आ रहा जाओ समझ में क्या कह रहे हैं? तो वही था फोटोग्राफिक प्लेट्स। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकला कि जो यूरेनियम सॉल्ट है, यानी ये जो यूरेनियम है, वो अपने आप ही कुछ रेडिएशंस को इमिट करता रहता है, बाहर निकालता रहता है।
इसी फिनोमिना को कहते हैं कि जो ऐसे एलिमेंट जो अपने आप ही रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं अपने में से, उसी फिनोमिना को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? और ये रहा इमेज, देखो कैसा हो गया फोटोग्राफिक प्लेट। जो ब्लैक इमेज दिख रही है यहाँ पर तुम्हें, वही है यूरेनियम सॉल्ट का रेडिएशन। यही है यूरेनियम सॉल्ट का रेडिएशन जो इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर छप गया। रेडिएशन की वजह से ही जो है वो क्या हो गया है, ब्लैक ब्लैक सा हो गया फोटोग्राफिक प्लेट। इससे ये भी प्रूफ होता है कि जो रेडिएशन है होता है वो लाइट पर जो है वो डिपेंड नहीं करता है। आ रहा समझ में? वो कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर दिया। सो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन है, यानी काफ़ी स्पॉन्टेनियस एक एमिशन होता है, रेडिएशन होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार, काफ़ी तेज़ी से, फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, जैसे लाइक यूरेनियम, यूरेनियम की तरह। तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। क्लियर है? तो रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, लगातार एक काफ़ी तेज़ तरीके से रेडिएशन निकलता रहता है उसके अंदर से काफ़ी स्पीडली। और वैसे सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं जैसे यूरेनियम है। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है ये, समझे? तो यही था रेडियो एक्टिव का खोज इन्होंने किया। अब कुछ रेडियो एक्टिव्स के रेडिएशंस हैं, जैसे अल्फा रेज रेडिएशन, हाँ, बीटा रेज रेडिएशन, गामा रेज रेडिएशन, काफ़ी तेज़ और काफ़ी फास्ट जो है वो, और काफ़ी पावरफुल रेडिएशन है। कौन सा? गामा रेज रेडिएशन, काफ़ी पावरफुल। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? सो अल्फा रेज का मतलब क्या है? अगर अल्फा रेज बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि एक फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई है, जिसके अंदर उसका जो मास होता है अल्फा रेज का वो कितना होता है? 4u होता है। आ रहा समझ में? और उसके अंदर जो एटम्स होते हैं यानी प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, दो दो होते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो अल्फा रेज का मतलब है कि उसके अंदर हीलियम न्यूक्लियाई है और काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है। He2+ जिसको बोलते हैं, He+2 जिसको बोलते हैं। He+2 का मतलब क्या है कि अपने अंदर से, क्योंकि हीलियम 2 पे आता है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होगा। हाँ, लेकिन इसने 2 प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने निकाल दिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तब के पास क्या बचा होगा? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, यही बचा होगा। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? इसलिए He2+ जो है वो तुम्हारा क्या हो जाता है? अपने अंदर से हीलियम न्यूक्लियाई जो होता है वो अपने अंदर से क्या निकालता है? एक रेडिएशन निकालता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, जो कि गामा रेज की तरह ही होता है, काफ़ी फास्ट मूविंग होता है। तो अल्फा रेज अगर कहीं बोल रहे हैं, इसका तो समझ जाओ कि वो डबली न्यूक्लियाई एलिमेंट है हीलियम का डबली न्यूक्लियाई एलिमेंट है। डबली न्यूक्लियाई का मतलब होता है कि मतलब कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी 2 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन्स हो। बीटा रेज अगर कहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की तरह ही, इलेक्ट्रॉन के सिमिलर ही कोई एक ऐसा पार्टिकल जो काफ़ी फास्ट मूविंग कर रहा हो, निगेटिव पार्टिकल्स जो काफ़ी फास्ट मूविंग कर रहा हो, तो वैसे एलिमेंट को ही, वैसे सब्सटेंस को ही जो हम क्या कहते हैं? बीटा रेज कहते हैं। क्लियर है? जो फास्ट मूविंग निगेटिव पार्टिकल्स की तरह ही, यानी लाइक इलेक्ट्रॉन की तरह ही क्या करता है? मूव करता हो। क्लियर है? E0-1, E0-1, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये हो गया बीटा रेज। और गामा रेज क्या होता है? गामा रेज में कोई चार्ज नहीं होता है और ना ही कोई मास होता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? गामा रेज, और काफ़ी पावरफुल ये होता है, ना चार्ज होता है ना मास होता है, लेकिन काफ़ी हाई एनर्जी इसके अंदर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या करता है? ट्रैवल करता है। क्लियर है? तो काफ़ी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ये छोड़ता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या करता है? प्रोड्यूस होता है, और काफ़ी हाई स्पीड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रेडिएशंस को ये क्या करता है? वो करता है, लेकर के चलता है।
समझ में आ गया? तो ये 3 अल्फा बीटा गामा हेनरी बैक्वेल ने क्या किया था? डिस्कवरी किया था। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है, इसका मतलब क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का मतलब है कि काफ़ी हाई एनर्जी रेडिएशन जो है वो अपने अंदर रखते हुए वो पार्टिकल्स को क्या करता रहता है? इमिट करता रहता है। वैसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, जिसके अंदर काफ़ी हाई एनर्जी रेडिएशन होता है और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स भी इमिट हुआ करते हैं। अभी पढ़ क्या है? रेडिएशन का मतलब क्या होता है? जो एनर्जी निकालता हो, जो पार्टिकल्स को इमिट करता हो, कुछ रेडिएशंस निकालता हो। आ तो काफ़ी हाई एनर्जी रेडिएशंस को ये जो छोड़ता है अपने अंदर से। क्लियर है? और बिना अपने आप ही होता रहता है। इसको करने के लिए कोई लाइट वाइट की जरूरत नहीं है, ये खुद पे खुद रेडिएशन छोड़ता रहता है। क्लियर है? तो उसी को रेडियो एक्टिविटीज कहते हैं, और वैसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। समझ में आ गया? आइसोटॉप्स क्या होते हैं? तो आइसोटॉप्स जो है इसका मतलब है कि दीज आर एटम्स, ये एटम्स ही होते हैं, लेकिन जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। यानी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे कार्बन का ही C12 C13 भी होता है, आ रहा समझ में? C613 भी होता है, C14, ये सब क्या है? ये सब आइसोटॉप्स है कार्बन के, जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो ये हो गया आइसोटॉप्स। क्लियर है? आइसोबार का मतलब है कि सेम एटॉमिक मास, इसमें एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर, जैसे आर्गन का और कैल्शियम का देख लो, एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास सेम। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं? आइसोबार्स कह देते हैं। आइसोटॉप्स के और भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में दिया है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऐसे करके दिया हुआ है। अच्छा, ये जो है ना वो कुछ इसमें 11th के भी पार्ट चल रहे हैं, तो हमने एक ऐसा एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पीडीएफ बना दिया है जिसमें सिर्फ 9th के टॉपिक्स हैं। क्लियर है? तो जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा, एक बार उसको रिवाइज करा देंगे, सारा समझ में एक क्लास में हो जाएगा पूरा। क्लियर है? तो अपना जब एग्जाम आएगा तो तुम लोग उसी पीडीएफ को पढ़ना है, इसको मत पढ़ना, क्योंकि इसमें 11th के ज़्यादा टॉपिक्स हैं। क्लियर है क्या कह रहे हैं? उसी को पढ़ना, और उसको पढ़ोगे तो तुमको काफ़ी रिलेट होगा कि हाँ हाँ ऐसा तो पढ़े थे, हाँ ये चीज़, ये वहाँ पे तुम अब उसका आंसर भी दे पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न दे पाओगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो मतलब वो अलग से बना कर, हाँ वो अलग से बना कर रखे हैं। चलो दिखा देते हैं तुम लोग को। बड़ी मेहनत लगता है भाई, ये सब करने में हालत ख़राब हो जाता है अपने का। ये देखो, ये सिर्फ 53 पेज में पूरा चैप्टर को हमने क्या कर दिया है? हाँ 40 पेज में हमने पूरे चैप्टर को क्या कर दिया है? ख़त्म कर दिया है 40 पेज में ही। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम क्लास 9th यहाँ लिख दिए हैं, क्लास 9th, उसमें नहीं लिखा है। इसमें देखो इसमें क्या क्या टॉपिक कवर किया गया है। तो इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया गया है, डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, फिर थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल, फिर नील बोर मॉडल। एकदम एनसीईआरटी के सीक्वेंस में, एनसीईआरटी खोलोगे इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसीज और आइसोबार और आइसोटॉप्स, खत्म। यहाँ पे देखो ये सारा किया गया है। ये देखो डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना काम का है बस वही लिखे हैं, फालतू चीज़ें नहीं लिखे हैं, खत्म हो गया। ये कैथोड रेस का डिस्कवरी था, ठीक है, लेकिन वही यहाँ पे भी बताया गया कि ये भी जो डिस्कवरी है वो जे थॉमसन ने ही किया है, 9th में भी बताया गया है। लेकिन तुम लोग तो इसका असली राज पता है, कोई कितना भी अब छुपा ले। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई है, -I से डिनोट करते हैं, -E से, मास इतना होता है, लोकेशन वहाँ है, चार्ज इतना होता है। फिर यहाँ डिस्कवरीज ऑफ प्रोटॉन, एक पेज में ही ख़त्म कर दिए है। क्लियर है? डिस्कवरीज ऑफ प्रोटॉन नहीं 2 पेज में है, दूसरे पेज में बस उसका खासियत बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि ये जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 2000 टाइम्स जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे?
इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये 2000 अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, नहीं तो 1840 जो है वो होता है अगर एक्यूरेट बताए तो। क्लियर है क्या कह रहे हैं? उसका डिस्कवरीज ऑफ न्यूट्रॉन था जब चैडविक के द्वारा, देख रहे हो एटॉमिक कंसेप्ट। फिर यहाँ पे वही चीज़ चार्ट बना दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ से थॉमसन मॉडल स्टार्ट हो गया है। तो ये क्या है, ये बस पढ़ के एग्जाम में बैठने के लिए है, 9th क्लास के लिए। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए तो पीडीएफ अपना है ही। तो समझ आ रहा है? इससे तुम्हारा ओवरव्यू पूरा चैप्टर 9 का क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, ये सब भी हाइड्रोजन से क्या है, हाँ आइसोटॉप्स है। जिसके प्रोटियम का मतलब H11, यानी एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। ड्यूटेरियम का मतलब एटॉमिक मास 2 हो गया, और ट्रिटियम का मतलब एटॉमिक मास 3 हो गया। बाकी एटॉमिक नंबर सेम ही है, 111, क्योंकि तीनों ही हाइड्रोजन ही है। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो ये चीज़ है। अच्छा, जो प्रोटियम है इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये भी याद रखना। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है और इसके अंदर भी। क्विक रिवीजन में बताया तो आइसोटॉप्स का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम, डिफरेंट मास नंबर, और ये सारे एग्जांपल्स। आइसोबार में मास जो है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, इसके एग्जांपल्स। क्लियर है? हैप्पी स्टडीज। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। अभी जो ऊपर हल्का सा झलक देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडियो एक्टिव में, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, तो अब ध्यान से देखना एक एक चीज़ को कि दीज आर द रेडिएशंस, ये जो रेडिएशंस है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो क्या करती है, चलती है। अरे समझ में, यानी इनके कंपोनेंट से चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट से, कंपोनेंट से चलती हैं। आ रहा समझ में? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। देख रहे हो यहाँ पर बस इतना छोटा सा में कितना चीज छुपा हुआ है। ये जहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरह से, तुमको लगा ये क्या दिया है, पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमारा क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, इनको भैया मीडियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी मीडियम हो, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो। तुम खुद सोचो, सन का रोशनी अर्थ तक कैसे पहुंच जा रहा है, बीच में तो वैक्यूम है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनारा क्या कह रहे हैं, इनके जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब ये जो है ना तुम्हारे यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कैसे, तो देखो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस पा रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, 3D मॉडल में हमने वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वही इलेक्ट्रिक वो लिया, वेव लिया है। आ समझ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक वेव लिया है वाई एक्सिस पे, और जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लिया है। जेड एक्सिस पे क्या लिया है, मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों का कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस में आएगा। इन दोनों का कंपोनेंट कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस में। अब ये कुछ इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, देखिए ये इस तरीके से चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है। ये है तुम्हारा कौन सा फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या कह रहे हैं, ये कौन सा फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड ही वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड का वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो कुछ इस टाइप का है, यूं 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 ऐसे। आ रहा समझ में? अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल जो है ना 90 डिग्री का है। हाँ सर, दिख तो नहीं रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री का दिख तो नहीं रहा है। हाँ, आओ दिखाते हैं।
देखो 90 डिग्री कैसे है। ये जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वाला है ना, वो लेट के आ रहा है, एकदम लेट के। ये जो फ्लैट सरफेस है, आ रहा समझ में। अब तुम अभी इसको छोड़ दो, तुम ऐसे समझो कि ये दीवार है, खड़ा वाला दीवार है, और ये फर्श है। ये क्या है? फर्श। इस फर्श को जो है उस दीवार के बीच में घुसा दिया गया है। अब मान लो हमारे घर में ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर, इसको इस दीवार के अंदर इसे घुसा दे, आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? या फिर ये ऊपर से सब हटा दे, तो ये एक फ्लोर पूरा बन गया वहां तक, उस रूम का भी फ्लोर। अब ये बीच में ये जो है वो तुम्हारा ये वाला ये दीवार आ रहा है बीच में। तो इस फ्लोर और इस दीवार के बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का ही तो बन रहा है ना। सेम देखो वैसा ही है कुछ। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो बस यहीं से वो एक्स एक्सिस को इसे घुमा दिया गया। ये एक्स एक्सिस है, क्लियर है। अब इस एक्स एक्सिस पे इस दीवार के ऊपर ऐसे और फिर धरती के अंदर ऐसे 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 जो चल रहा है, वो तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है ऐसे, इस दीवार के इस साइड वाले फर्श पे ऐसे लेट के चल रहा है, जैसे सांप चलते हैं ऐसे ऐसे। तो इस दीवार के फर्श पे ऐसे लेट के मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, और फिर उस साइड के फर्श पे चला जा रहा है, और फिर उधर से इसे लौट के इसे सांप की तरह घूमते हुए आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया? अब 90 डिग्री का एंगल बन गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे होते हैं? 90 डिग्री पे चलते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। वो मीडियन पे कोई इनका फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ उसका जो स्पीड होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होता है। ये समझ में आ गया? तो कुछ इनका मूवमेंट ऐसा होता है, आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे मान लो कि ऐसे चलते रहते हैं, परपेंडिकुलर अगर होगा तो यूं यूं चलेंगे ऐसे। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? अब ऐसे 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 चलते रहेंगे, यूं 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 वाइब्रेट करते रहेंगे, और इनके बीच में एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? क्लियर है? चलो, सो द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द बेस लाइन्स, यानी बेस लाइन के वो क्या होते हैं? यानी इस एक्स एक्सिस के वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये सिंपल से ही बताना चाहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेस लाइन के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं जो हम लोग फिजिक्स में ही साउंड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, ये चीज़ हम लोग अब देखने वाले हैं, जो कि हम लोग साउंड में पढ़ के आ चुके हैं। वही काम यहाँ पे कर दिया। सो वेवलेंथ हमको पता है। सबसे पहले तो भैया सर जी इसको बोलते हैं क्या, और इसको क्या बोलते हैं? तो सर इसको क्रस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं। सर दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ही वेवलेंथ बोलते हैं, या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। एक कंप्लीट साइकिल का मतलब है सर कि एक बार पूरा क्रस्ट हो गया और एक बार पूरा ट्रफ हो गया, ये मिलाकर एक कंप्लीट साइकिल बन जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का। हाँ समझ में आ रहा है? एम्पलीट्यूड सर, तो एम्पलीट्यूड वही यहाँ से लेकर के, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेकर के जो एक्सट्रीम पॉइंट तक का बीच का डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। या इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेकर के जो ट्रफ तक का बीच का जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो यही एक एक करके देखने वाले हैं। अच्छा, रिलेशन देख लो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो तुमको 11th क्लास में पढ़ना है। तो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का क्या, कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन में लेमडा। सी अपॉन में लेमडा, सी यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपॉन में लेमडा, वेवलेंथ। आ रहा समझ में? अब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो तो कांस्टेंट था, हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद करो, ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से यानी कि पता चल गया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लेमडा के। फ्रीक्वेंसी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? लेमडा के। यानी कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो वेवलेंथ कम। और यही चीज़ हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाया करते थे तो वेवलेंथ कम हुआ जाया करता था। वेवलेंथ सर लाउडनेस पे डिपेंड करता था, याद करो साउंड चैप्टर में सब चीज़ गोल हो गया है। हाँ, तो यहाँ से ही इस फॉर्मूला से भी हमें ये पता चल रहा है क्या, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो वेवलेंथ ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भैया, सिंपल सी बात है।
तो सब चीज़ इन्वर्स तो दिखाएगा ही, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो तीसरा मतलब कि वो घटेगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो इसका रिलेशन यहाँ पर है, क्लियर है। और बाकी ये चीज़ बताई दी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन में लेमडा रिलेशन होता है। समझ में आ रहा है? अब एक एक करके जरा देखते हैं। ये देखो 11th का टॉपिक है, लेकिन ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं 9th में फिजिक्स में ही। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? और ये केमिस्ट्री में पढ़ाएगा तुमको जाके 11th में। आ रहा समझ में? चलो, तो कुछ कॉमन जो है यूनिट्स होती हैं वेवलेंथ को मेजर करने का, वो भी याद रखो। सिंपली ऐसा यूनिट जो होता है वेवलेंथ का मेजर करने का, वो तो मीटर ही होता है। और जैसे रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनके वेवलेंथ को मेजर किया जाता है। जैसे सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है। आरस में क्या करें, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। और बारह क्या कह रहे हैं, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर, तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? ये कुछ यूनिट्स हैं जो वेवलेंथ को नापने के लिए पूछा जाता है। और भी देखते हैं कुछ यूनिट्स, जैसे माइक्रोमीटर या माइक्रोन जिसको बोलते हैं, ये हो गया माइक्रोमीटर का यूनिट सिंबल। और ये होता है 10⁻6 मीटर, ठीक है। और ये 10⁻6 मीटर का जो वेवलेंथ का वो होता है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन का होता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? काफी कम वेवलेंथ होता है। नैनोमीटर्स का मतलब होता है, जो मोस्ट कॉमन यूनिट है, वो होता है 10⁻9 मीटर। और ये विजिबल लाइट्स का जो है वो क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। विजिबल लाइट्स के जो हमें दिखते हैं, अभी देखेंगे विजुअल लाइट में क्या क्या आता है। 400 से अप्रोक्सीमेट 700 नैनोमीटर तक का जो है वो क्या होता है, इनका वेवलेंथ होता है विजिबल लाइट का। समझ में क्या करें? एंगस्ट्रॉन क्या होता है? एंगस्ट्रॉन हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर होता है। और इसके जो होते हैं वो एक्सरेज हो गए, और एटॉमिक स्केल पर चीज़ें यूज़ की जाती है एंगस्ट्रॉन को ही, ठीक है। पढ़ चुके हैं, एटॉमिक रेडियाई भी इतना ही होता है अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। न्यूक्लियर स्केल पर जो है मेजर करते हैं इसको। फिम्टोमीटर FM, ये 10⁻15 तक जाता है। और ये न्यूक्लियर फिजिक्स का बात करता है, जिसको फर्मी उर्मी बोलते हैं। ये सारे यूनिट्स का वो दिया है कि भैया कौन सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे दिया गया है। अब आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। वेवलेंथ क्या होता है तो बता चुके हैं, 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ के बीच का जो लेंथ होता है उसी को कहते हैं। आ रहा समझ में? यानी कंटिन्यूअस क्रस्ट ले लो या ट्रफ ले लो, उसके बीच का जो डिस्टेंस, उसी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। मेजर करते हैं इन सारे यूनिट्स में, बता चुके हैं अभी। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड क्या होता है तो बता चुके हैं। हाइट ऑफ क्रस्ट ये ले लो, या फिर हाइट ऑफ डेप्थ ले लो, यानी ट्रफ ले लो, वही तुम्हारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। फ्रीक्वेंसीज बता चुके हैं, फ्रीक्वेंसीज बता चुके हैं। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी जो है वो होता है क्या, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस थ्रू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं, वही क्या बताता है, फ्रीक्वेंसीज बताता है। और फ्रीक्वेंसी का 9th क्लास में ये वाला फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/t होता है। इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज भी होता है। ये दो जो इसके क्या होते हैं, ऐसा यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो ए साइकिल गेट कंप्लीट ऑन 1 क्रस्ट और 1 ट्रफ। इस एक साइकिल का मतलब हो गया कि एक क्रस्ट है उसके अंदर और एक ट्रफ मिल करके एक साइकिल को क्या करता है, कंप्लीट करता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये सब चीज पढ़ा हुआ है 9th मतलब 9th के उसमें क्या कहते हैं, साउंड चैप्टर में। वेलोसिटी v बता चुके हैं कि 1 सेकेंड के अंदर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो वेव, उसी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। इसका ऐसा यूनिट वही मीटर्स पर सेकेंड ही होता है वेलोसिटी का। क्लियर है? नेक्स्ट, वेव नंबर, ये नहीं पढ़े थे। वेव नंबर क्या होता है, तो वेव नंबर का मतलब है कि द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, यानी हर यूनिट लेंथ में कितने वेवलेंथ हैं, कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ निकल रहे हैं पर यूनिट लेंथ में। आ रहा समझ में? अब यूनिट इसलिए लिखा गया है क्योंकि वहां पे मीटर कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, इसके जगह पे मीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। आ रहा समझ में? इसलिए यूनिट लिखा गया। तो जिसमें भी मेजर करोगे उसमें पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं,
और इसको दर्शाते हैं न्यू के, ये न्यू होता है और न्यू के ऊपर क्या है, बार। आ रहा समझ में? तो न्यू के ऊपर बार जो होता है यही होता है फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ वेवलेंथ बताने का सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन। सो न्यू बार जो है वो 1 में लेमडा हो जाता है। न्यू बार कितना हो जाता है, 1 में लेमडा। यही वेव नंबर बताता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर भी होता है और मीटर पर सेकेंड भी होता है। क्लियर है? ज़्यादा फेमस इसका ऐसा यूनिट है वो मीटर पर मीटर, मतलब कि मीटर की पावर -1, यानी 1 में मीटर ज़्यादा इसका फेमस है। क्यों क्यों है सर मीटर की पावर -1 क्यों आ रहा है? क्योंकि सर जी लेमडा ही हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में। नीचे लेमडा है तो मीटर को ऊपर ले जाओ तो -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जो इतना चीज़ पढ़े हैं वो इसके लिए पढ़े हैं, वेब थ्योरी के लिए पढ़े हैं, लाइट का वेब थ्योरी के लिए इतना चीज़ पढ़ के आए हैं। ठीक है, यानी लाइट जो है वो वेव्स की तरह भी ट्रेवल करता है। वो कौन बताया? तो जेसी मैक्सवेल ने बताया। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? जेसी मैक्सवेल। तो जेसी मैक्सवेल ने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया था कब? 1864 में जेसी मैक्सवेल ने दिया था ये थ्योरी, वेव थ्योरीज ऑफ लाइट। इनके अकॉर्डिंग क्या था? तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट करता है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में या फिर वेव्स की फॉर्म में। आ रहा समझ में? ट्रांसमिट का मतलब होता है निकलना, यानी ट्रेवल करना। तो एनर्जी अगर कहीं पर ट्रेवल कर रहा है तो कैसे, किस फॉर्म में करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में चलता रहता है, जिनके बीच में, दोनों के बीच में 90 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। तो जो एनर्जी ट्रेवल कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में कर रहा है। मान लो अगर ये एनर्जी है, ठीक है, अभी इसी एनर्जी को हम लोग आगे चल के देखेंगे कि ये जो एनर्जी है इसी को हम फोटोन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। यानी लाइट सारे हैं, लाइट से एनर्जी आता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, और वो लाइट जो है कुछ पैकेट्स के फॉर्म में आती हैं। क्लियर है? जैसे कुरकुरे का पैकेट होता है तो अलग अलग पैकेट्स को वो लाइट आती है और उस इलेक्ट्रॉन को मिलता जाता है पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है, डिसकंटिन्यूअसली, रुक रुक कर, और वो एनर्जी वो अचीव करके वो बाहर निकल जाता है एटम से। तो आगे देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक के बाद चीज़ें हैं, थ्योरीज है, वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ इन्होंने बताया कि जो एनर्जी है, एनर्जी वो ट्रांसमिट कैसे करता है, ट्रेवल कैसे करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू करता है। ठीक है, दूसरा, और ये जो रेडिएशन है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट कराता रहता है, आ रहा समझ में, और ऐसे ऐसे चलता रहता है। ये ऊपर ऊपर ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, आ रहा समझ में, और इन दोनों के बीच में देखो एंगल कितने का बन जा रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, और ऐसे चलता रहता है, ये आगे को ट्रैवल करता रहता है। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर इनके बीच होता है। तीसरा जो इन्होंने बताया अपने अंदर कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और उनको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ हम लोग पढ़ के आए थे, और इनके बीच में 90 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है। क्लियर है? समझ में आया? यही है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, यही है इनके रिजल्टेंट्स। ऊपर वाला जो है वो ब्लू वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है? वेव थ्योरीज को आगे बढ़ाते हुए कि इन्होंने बोला कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रैवल करती है सेम वेलोसिटी से ऑफ द लाइट, यानी लाइट के सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, वही जितना बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही ट्रैवल करती है जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ये चीज समझ में आया? सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बहुत तरीके के, आ रहा समझ में, और उनके वेवलेंथ या फिर उनके फ्रीक्वेंसीज के अनुसार उनको जो अरेंज किया गया है उनके ऑर्डर को, इसीलिए उस ऑर्डर को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उस ऑर्डर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो उनको अरेंज कैसे किया जाए, तो या तो उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, नंबर ऑफ वेवलेंथ, जिसका जितना ज़्यादा उसको उतना ऊपर रखेंगे, उससे कम वाले को नीचे, ऐसे करके अरेंज कर दें, या फिर उनके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा ऊपर रहेगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? ऐसे करके अरेंज कर दें। तो दो तरीके से हम अरेंज करते हैं, पहला तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके किसके, फ्रीक्वेंसीज के, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ के।
तो ये जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आ रहा समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये ऑर्डर को इग्नोर मारना, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये गलत है ऑर्डर। यहाँ पे बस बताया गया है कि ये इतने टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। यूवी रेज हो गया, आईआर हो गया, इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रा वॉयलेट रेड, यूवी का मतलब आ रहा समझ में, अल्ट्रा वॉयलेट जो पढ़ के आया हो साउंड में, इंफ्रारेड भी पढ़ के आया हो, आ रहा समझ में, इंफ्रासोनिक साउंड, विजिबल रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये सारे चीज, ये सारे रेज हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जनरेट होती हैं। ठीक है, अब इनके ऑर्डर्स देखने वाले हैं, और उसी ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसी ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स कहते हैं। मेरा फोन कहाँ है? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? स्कूल जाना है क्या तुम लोगों को? कितने बजे से है? 9 बजे से। तो फिर जाओ वीडियोस में देख लेना ये सारा चीज़, इनको पढ़ाएंगे, क्योंकि आज तो इतना कंप्लीट करके रहेंगे। तो लोगों को जाना है तो जाओ, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज ए बंच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बंच होता है, यानी एक तरीके से ग्रुप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ग्रुप्स होते हैं, उनको अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके वेवलेंथ के, उनके वेवलेंथ के ऑर्डर में क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। तो अगर तुम वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, तो बढ़ते हुए क्रम में अगर वेवलेंथ का अरेंज कर रहे होगे, या घटते हुए क्रम में अगर अरेंज कर रहे होगे, तो उसके अपोजिट वाले अरेंजमेंट को क्या बता देगा? फ्रीक्वेंसी को बता देगा, क्योंकि हमको पता है क्या कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो वेवलेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पढ़ के याद है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, और सी तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से पता चल गया कि जो न्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लेमडा के। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ये जो देखो अरेंजमेंट है ना, जिसमें रेडियो एक्टिव, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यहाँ पे ये विजिबल रेज, सिर्फ इसी को हम देख पाते हैं, इसी रेज को हम क्या कर पाते हैं? और ना ही तो इधर वाले किसी को नहीं देख पाते हैं, और उधर वाले भी किसी रेज को हम देख नहीं पाते हैं। अल्ट्रा वॉयलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये इस तरीके से। और ये सारे अरेंजमेंट कैसे हैं? तो अगर तुम इस रेडियो वेव से आगे की ओर बढ़ रहे हो, तो सबका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता जा रहा है, यानी रेडियो वेव से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? माइक्रोवेव्स का, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड का, उससे ज़्यादा विजिबल वालों का, उससे ज़्यादा अल्ट्रा वॉयलेट का, उससे ज़्यादा एक्सरेज का, उससे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है गामा रेज का, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है रेडियो वेव्स का। क्लियर है? और इसी का इन्वर्स कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो इसी का इन्वर्स कर दोगे, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? गामा रेज का, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? तो रेडियो वेव्स का होता है। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ये अरेंजमेंट है, और इसी अरेंजमेंट को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब वही होता है डिफरेंट कलर्स, अरे समझ में, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये समझ में आया? ये देखो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? कलर बैंड है। तो कलर का बैंड होता है इस तरीके से, ये बैंड होती हैं जो हाथ में लगाते हो बैंड, उस तरीके का कलर बैंड्स होती हैं। आ रहा समझ में? तो उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये समझ में आया? स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आ गया? चलो अब आते हैं, जैसे ये विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिख रहा था जो, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये विजिबल स्पेक्ट्रम जो यहाँ दिख रहा है, क्लियर है? इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि यही रेज सिर्फ हमको दिखती है और कोई रेज दिखता ही नहीं है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, स्पेक्ट्रम मतलब तो कलर बैंड होता है, कलर जो है उनमें होती हैं। तो ऐसा रेज, ऐसा स्पेक्ट्रा जो जिसको सिर्फ हम देख पाते हैं, वही तुम्हारा कौन होता है? विजिबल पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, उसी को हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, जनरली ये रेनबोज में भी दिखने को मिलता है तुमको, 7 कलर। ठीक है, रेनी डेज के समय पर, रेनी सीजन के समय पर ये स्पेक्ट्रम, यही है विजिबल स्पेक्ट्रम्स। विजिबल स्पेक्ट्रम प्रिज्म के अंदर भी देखने को मिलता है। जब तुम एक वाइट लाइट को क्या करते हो, जब तुम एक वाइट लाइट को ट्रेवल कराते हो, तो 7 कलर में जो है वो बढ़ जाता है प्रिज्म के अंदर। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो वो स्पेक्ट्रम जो है वो दिखाते हैं। और कैसे स्पेक्ट्रम दिखाते हैं? तो कंटिन्यूअस दिखाते हैं। कंटिन्यूअस, जी हाँ, यानी उन 2 कलर के बीच में कोई गैप नहीं होता है। इस तरीके से देखो, इनमें इन 2 कलर्स के बीच में कोई गैप दिख रहा है क्या? डायरेक्ट रेड के बाद डायरेक्ट तो तुम्हारा है वो अलग कलर दिख रहा है, फिर अलग दिख रहा है, फिर अलग दिख रहा है, कोई गैप दिख नहीं रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूअसली है। तो वही कह रहा है कि कंटिन्यूअस जो है वो होते हैं, ये कोई गैप नहीं होता इनके बीच में। आ रहा समझ में?
और जैसे ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट जैसे ये प्रिंस पे पड़ा तो आगे चल कर के 7 कलरों में टूट गया, जिसको विबग्योर से याद रखते हैं हम लोग। आ रहा समझ में? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो व्हाइट लाइट टूट गया कितने में? 7 कलर्स में जो है स्प्लिट हो गया। अच्छा, ये जो व्हाइट लाइट है इसी को पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली मतलब मैनी, क्रोमेटिक मतलब वेवलेंथ या रेंज। यानी अब तुम खुद सोचो, एक व्हाइट लाइट था, इसके अंदर कितने सारे वेवलेंथ थे, देखो कितने सारे रेंज या कितने सारे वेवलेंथ थे, कितने सारे लाइट के वो थे, वेवलेंथ थे। आ रहा समझ में? यानी कि एक ऐसा लाइट जो अपने अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ को रखता हो। आ रहा समझ में? वैसे लाइट को हम क्या बोलते हैं? हाँ, पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। जैसे व्हाइट लाइट हो गया, सनरेज हो गया, सन का लाइट हो गया। आ रहा समझ में? तो ये पॉलीक्रोमेटिक हो जाती है। और ये जो है तुम्हारे रेड, ऑरेंज, येलो, ये ऐसे जो लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक होती है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक ही तरीके के वेवलेंथ होते हैं, इसलिए सिर्फ ये एक कलर दिखाती है, रेड दिखाती है, इसलिए सिर्फ ये ऑरेंज दिखा रही है, इसलिए सिर्फ ये ग्रीन, येलो, ब्लू ये दिखा रही है। तो ऐसे लाइट्स को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल देते हैं। क्लियर है? तो जो लेजर लाइट में तुमको लाइट दिखता है वो भी मोनोक्रोमेटिक है, क्योंकि एक ही ग्रीन लाइट दिखता है या रेड लाइट दिखता है। तो ऐसे लाइट्स को हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट्स कहते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बता चुके हैं कि कोई गैप नहीं होता है इन इन दोनों के बीच में। जैसे रेड के बाद देखो डायरेक्ट ये आ गया, येलो आ गया, ग्रीन आ गया, फिर इसके बाद ब्लू आ गया, फिर उसके बाद वॉयलेट कलर आ गया, तो कोई गैप दिख ही नहीं रहा है इनके बीच में। तो ऐसे लाइट को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जाता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट का जो रेंज है वो वॉयलेट से रेड में डायरेक्ट आ जाता है, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, एक दूसरे से मर्ज होते हैं। ठीक है? ब्लू से लेकर ग्रीन ये सब एक दूसरे से क्या होता है? मर्ज रहता है। समझ में आ रहा है? उसे वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है? ये रैम्बो का ये देखो ये सीक्वेंस होता है। अगर एक तरफ विबग्योर है तो दूसरे तो उसका उल्टा होगा। क्लियर है? समझ में आया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि मान लो कोई एक लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट निकला, व्हाइट लाइट, यहाँ पे कोई एक एटम था, कोई मैटर था, उसका एक एटम है। आ रहा समझ में? उस एटम का एक खासियत है कि वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ वेवलेंथ को क्या कर लेता है, कुछ फ्रीक्वेंसीज को वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो जैसे उसने ग्रीन और वॉयलेट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे हम सनलाइट के सामने खड़े हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम सारा सनलाइट का जो है लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, भाई हमारे अगल बगल भी तो जा रहा है। हम जितना ऑब्जर्व कर रहे हो तो ठीक है, हमारे ऊपर जो पड़ रहा है हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन हमारे अगल बगल से तो लाइट गुजर जाएंगी और भी चीजें। आ रहा समझ? तो वैसे इस एटम पे जितने लाइट पड़े होंगे उसमें से ग्रीन और वॉयलेट कलर को इसने ऑब्जर्व कर लिया। आ रहा समझ में? और जो साइड साइड से जो लाइट निकला इसके इसके अंदर से, फिर से वो व्हाइट लाइट निकला, और फिर ये जो व्हाइट लाइट इसके अंदर से अब निकल रहा है, इसके बाद हमने एक प्रिज्म लगा दिया। प्रिज्म लगाया तो देखा ये थोड़ा सा इमेज सही से नहीं बना है, ये ब्लैक ब्लैक नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ ब्लैक कहाँ पर होगा? तो ये पूरा ग्रीन वाला बैंड जो है ना, ये बैंड, ये पूरा ग्रीन वाला बैंड ब्लैक हो जाएगा, और ये पूरा वॉयलेट वाला जो बैंड है वो क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों फ्रीक्वेंसीज वाले जो लाइट थी उनको तो ये एब्जॉर्ब कर चुका है, तब ये आगे उस लाइट को भेजेगा ही नहीं, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब करके रख लिया अपने अंदर। आ रहा समझ में? तो ये दो लाइट जो है वो दिखेंगे ही नहीं तुमको आगे स्क्रीन पर। नहीं दिखता है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? रैम्बो में सारे लाइट दिखते हैं, ध्यान से देखा करो। ये तो था ना रैम्बो, ये क्या था? समझ में आया? तो ऐसे ऐसे स्पेक्ट्रम को ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को ही क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर कलरफुल बैंड्स तो मिलती हैं लेकिन ब्लैक लाइंस भी मिलती हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, तो ब्लैक लाइंस भी मिल रही है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को ही क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं कि कुछ जो फ्रीक्वेंसीज है, कुछ फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट को क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्लियर है? तो वो जो है वो पूरा ब्लैक होगा वहाँ पर, तो कुछ ब्लैक लाइन्स भी मिल रही हैं। आ रहा समझ में? तो यानी कि कलरफुल बैंड्स विथ ब्लैक लाइन्स। समझ में आ गया? तो इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस एमिट करता है, ठीक है, निकालता है वहाँ से, एमिट का मतलब बाहर निकालना होता है। दैट हैव एब्जॉर्ब द एनर्जी, जो कि एब्जॉर्ब कर लिया है वो अपने एनर्जीज को, कुछ एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इमिशन स्पेक्ट्रम वही उल्टा हो गया कि यानी वो जो सब्सटेंस, मान लो वो जो सब्सटेंस है
ठीक है, जो अपने अंदर से लाइट को क्या किया था, कुछ फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब वो उस फ्रीक्वेंसीज, अब अपने अंदर से जो लाइट उसने एब्जॉर्ब किया वो एनर्जी छोड़ रहा है। आ रहा समझ में? अब लाइट उसने एमिट किया है, मतलब सॉरी एब्जॉर्ब किया है, तब एमिट भी करेगा। जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया अब उसको छोड़ेगा भी कुछ समय बाद। तो कुछ समय बाद जब वो उस लाइट को छोड़ेगा तो फिर हमने प्रिज्म लगा दिया। अब इस बार फिर प्रिज्म लगाया तो देखे कि भैया 7 कलर में से सिर्फ ग्रीन और वॉयलेट कलर ही दिख रहा है, बाकी सारा ब्लैक हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास यही दुगो लाइटवें थी। अब ये जो सोर्स जो एब्जॉर्ब किया था लाइट, वो सिर्फ यही दुगो था, बाकी सब तो भेज दिया था पहले ही। तो वहां पर ग्रीन और वॉयलेट नहीं दिखा, और यहाँ पर ग्रीन और वॉयलेट के अलावा और कोई नहीं दिखा, पूरा ब्लैक स्क्रीन हो गया इन दोनों रेस के अलावा। तो ऐसे को ही हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। ऐसे लाइट को क्या कहते हैं? इमिशन, यानी कि डार्क बैकग्राउंड होता है विथ कलरफुल लाइंस होती हैं। आ समझ में क्या कह रहे हैं? ये इस तरीके का हाइड्रोजन के अंदर दिखा गया तो इस तरीके की लाइट दिखे, नियोन के अंदर इस तरीके का दिखा, आयरन के अंदर इस तरीके का दिखा। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो इसको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? ये सब 11th क्लास में जाओगे तो तुमको इजी लगेगा, ये सब थोड़ा पढ़ा लग रहा है। दूसरा चैप्टर। सो व्हेन द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एन एटम, एटम के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड करवाया जाता है टू एन एटम, एटम को जो एनर्जी प्रोवाइड करवाया जाता है, आ रहा समझ में? द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गो टू द हायर लेवल। यानी कि सिंपल समझो, उधर से जो एनर्जी आ रहा था, आ रहा समझ में, यानी लाइट एनर्जी मान लो, तो कोई लाइट आया, इस एटम के एक इलेक्ट्रॉन पे पड़ा। अब ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अपने अंदर अचीव कर लिया, ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये हायर स्टेट पे चला गया, यानी अपने वाले फ्लोर से उछल करके और एकदम ऊपर वाले फ्लोर पे आ गया, क्योंकि इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसको एनर्जी एक्स्ट्रा मिला, अपना वाला घर छोड़ के दूसरे घर में जाके घुस गया। आना समझ में क्या कह रहे हैं? और दूसरा, अब भैया दूसरे घर गया है तो वहां सब अपने घर में आना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर वहीं रहेगा, अब अपने घर भी लौट के आना पड़ेगा। तब अपने घर लौटने के लिए वो क्या करेगा कि जो एनर्जी इसने अचीव किया था उसको वो एमिट कर देगा, छोड़ देगा, बाहर निकाल देगा। और जैसे ही वो अपना एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया था उसको एमिट करेगा, छोड़ेगा, तो फिर वो अपने घर में वापस आ जाएगा, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से कहाँ जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो एनर्जी को अपना रूम को हायर लेवल तक पहुंचाने के लिए, सॉरी एनर्जी कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपना रूम को हायर एनर्जी तक पहुंचने के लिए एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और फिर हायर से लोअर में आने के लिए एनर्जी को एमिट करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो यही चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ के आए हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी पे जाता है, और फिर उसके बाद एमिट करके लोअर एनर्जी पे यानी अपने ओरिजिनल घर में वापस आ जाता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो हायर एनर्जी लेवल यानी जिसको एक्साइटेड स्टेट्स बोलते हैं, कि एटम ने एक्साइट हो गया और एक्साइट होकर उछल के ऊपर चला गया, और फिर वहां से जो है वो उदास होकर फिर नीचे आएगा अपने घर वापस। तो कम बैक होने के लिए, ओरिजिनल लेवल पे आने के लिए वो क्या करेगा? जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया था उसको रिलीज कर देगा, ठीक है, और फिर उसके बाद वो रेडिएशन जो निकलेंगे बाहर उसको ही कहते हैं क्या? एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है? यही क्लियर हुआ? इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बीच में डिफरेंस तुमको भी जाना है तो जाओ, हम ये पूरा कंप्लीट करके और वो कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि इट इज द स्पेक्ट्रम, ये एक टाइप का स्पेक्ट्रम होता है जो रेडिएशन को एमिट करती हैं। यही चीज अभी हम लोग पढ़े थे एमिशन स्पेक्ट्रम में, कि रेडिएशन को एमिट करती हैं और वो एक्साइटेड सब्सटेंस बन जाती हैं। कैसा सब्सटेंस बन जाता है? एक्साइटेड सब्सटेंस, यानी कि वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में क्या होता है? चला जाता है। क्लियर है? सो इट कंसिस्ट ऑफ सम ब्राइटनेस कलर लाइंस, यानी कि फिर कुछ कलर लाइन इनको दिखती हैं, बाकी पूरा स्क्रीन ब्लैक रहता है। यही चीज एमिशन वाले पढ़ गए थे। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या था कि एक ऐसा स्पेक्ट्रम जो ट्रांसमिट करता है लाइट को, ट्रेवल कराता है सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब द सर्टेन रेडिएशन, यानी कुछ रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, आ रहा समझ में, और बाकी सारे लाइट्स को वो भेज देता है। तो हमको स्क्रीन पर दिखता है कुछ हल्का हल्का सा ब्लैक लाइंस दिखती हैं, जो लाइट एब्जॉर्ब हो गया है वो तो ब्लैक हो गया, और जो नहीं हुआ वो स्क्रीन पे दिख रहा है। यानी एक डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूशीज ऑफ डार्क लाइन, जो डार्क लाइन है वो दिख रहा है। यानी देखो
छोटे छोटे जगह पर फिर हमें डार्क लाइन दिख रहा है, यानी डिसकंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली डार्क लाइन नहीं दिख रहा है इसकी तरह, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअसली डार्क लाइन दिख रहा है, ठीक है, और फिर बीच बीच में हल्का सा कलर लाइन्स है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कलर लाइन्स है और डार्क लाइन्स काफ़ी कम है यहाँ पर। तो ऐसे को हम कहते हैं ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम और ऐसे को कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया? अब जो ये वेब थ्योरीज हम लोग पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, ये जो वेब थ्योरी पढ़ गया है ये सब चीज़ें, ठीक है, स्पेक्ट्रम्स के इतने सारे चीज़ें, जो वेब थ्योरी किसने दिया था? जेम्स जेम्स बैकवेल ने, लेकिन उन्होंने तो भाई साहब रेडियो एक्टिविटी दिया था। जेम्स बैकवेल ने तो रेडियो एक्टिव दिया था। ये कौन दिया था? ये मैक्सवेल ने दिया था, याद करो, किसने दिया था? जेसी मैक्सवेल, 1864 जेसी मैक्सवेल ने दिया था। तो ये जो वेब थ्योरी इन्होंने, ये इतने सारे चीज इन्होंने जो बताया था, आ रहा समझ में? इनके कुछ लिमिटेशंस निकले, इनके कुछ लिमिटेशन निकले। लिमिटेशन नंबर 1 ये था, ठीक है, लिमिटेशन नंबर 1 ये था वेब थ्योरीज को, मतलब ये जो वेब थ्योरी जो जेसी मैक्सवेल ने बताया था, इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो आ रहा समझ में? कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने अदर जो पार्टनर्स हैं उनको। कैसे? तो इन्होंने ये नहीं बताया कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हो रहा है। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है अभी जस्ट पढ़ेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये नहीं बता पाए क्या होता है। दूसरा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बता पाए कि ये कैसे हो रहा है लाइट्स में। तीसरा, ये लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा को नहीं बता पाया एटम के अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा वो नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें उनके हैं लिमिटेशन है जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, और यही चीज़ें जो नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो इसीलिए फिर एक नया थ्योरी आया जो कि था मैक्सवेल प्लैंक्स थ्योरी था, ठीक है, जो प्लैंक्स ने दिया था, मैक्स प्लैंक्स ने दिया था अपना थ्योरी। उसमें इन सारे लाइंस को उन्होंने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। क्लियर है कि लाइट ऐसा बिहेवियर क्यों दिखा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक बिहेवियर्स क्यों दिखा रहा है, चीज़ें क्यों कर रहा है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों करा रहा है, वो ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है एक नए थ्योरी में दिया गया जिसको मैक्स प्लैंक्स थ्योरी बोला गया, उसमें दिया गया। अब सबसे पहले समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं है, मान लो ये एक मेटल का सरफेस है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, इधर से कुछ आया लाइट, कुछ एनर्जी आया, और कुछ एनर्जी आया और इलेक्ट्रॉन को मिल गया वो एनर्जी, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिला और वो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से बाहर आ गया, ये देखो बाहर घूम रहा है आकर के। क्लियर है? यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गया, इजेक्शन मतलब बाहर निकलना हो गया, एनर्जी इसने ले करके और बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है कुछ एनर्जी को अचीव करता है और वहां से मेटल के सरफेस से बाहर आ जाता है, इजेक्शन कर लेता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अब इसे फिनोमिना यानी द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज सफिशिएंट हाई एनर्जी फॉल्स ऑन इट, यानी कि एक बीम ऑफ लाइट जो है सफिशिएंट वे में इस इलेक्ट्रॉन को मिला और ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अचीव करके हायर स्टेट में आ गया, क्योंकि हम लोग देखे थे कि एनर्जी ऑब्जर्व करके वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में आ जाता है इलेक्ट्रॉन, और फिर एनर्जी को एमिट करके हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ जाता है। ये चीज़ पढ़े थे। अब ये जो फोटोन्स है भैया वो कितना लेंगे? एक हद तक लेंगे। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट, यानी लाइट का वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पकड़ के बाहर निकल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी सिंपल से समझे तो एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी कम एनर्जी, यानी वो मिनिमम एनर्जी जितने में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है मेटल के सरफेस से, उसी एनर्जी को ही क्या कहते हैं? उसी फ्रीक्वेंसी को ही क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट का वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो एक इलेक्ट्रॉन को मिले और उसी फ्रीक्वेंसी वो इलेक्ट्रॉन अपने मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाए, उसी फ्रीक्वेंसी को ही क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो कम से कम एनर्जी लगा, उसी को फ्रीक्वेंसी, उसी एनर्जी को, उसी फ्रीक्वेंसी को ही क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। क्लियर है? अब ऐसा तो नहीं है सर कि एक वो मिनिमम एनर्जी लेकर के बाहर निकल गया, मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिल गया तो क्या करेगा? तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया तो वो मिनिमम एनर्जी तो यूज किया बाहर निकलने के लिए,
अब उसके पास जो एनर्जी बच गया एक्स्ट्रा वो यूज करेगा इधर उधर घूमने में। आ रहा समझ में? ये वही हाल हो गया कि सिनेमा देखने के लिए हमने जो है पापा से पैसा मांगा, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, अब क्या करेंगे? तो भैया पहले तो सिनेमा देख लेंगे और जो पैसा बच गया उसको इधर उधर घूम में चाहे खाने पीने में निपटा देंगे। तो वही इलेक्ट्रॉन करता है। अगर इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये ले लिया तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो यूज कर लेगा भैया उस सरफेस से बाहर निकलने में। और फिर अभी अगर इसके अंदर एनर्जी बचा है तो ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज करने लगेगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब इधर उधर मूव करने लगेगा, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उस एनर्जी को क्या कर देगा? खत्म करेगा। आ रहा समझ? इधर घूमने में उस क्या कर देगा? एनर्जी को खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द टर्म इज ए फोटो इलेक्ट्रिक, यानी एक गामा रेज आया, गामा रेज की एनर्जी आया और इस इलेक्ट्रॉन को मिला, और जैसे इस इलेक्ट्रॉन को मिला वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से सुई करके बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो इसी को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। गेट बंद कर दो। उसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये चीज हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये दूसरा वाला टॉपिक जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते मैक्सवेल जी। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ये कुछ नहीं है, एक ऐसा बॉडी जो काफी परफेक्ट इमिटर भी होता है और परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होता है। यानी इसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगा ना, इसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगा, मान लो इधर से देखो लाइट आ रहा है, ये आया लाइट आया, भैया ये 100% उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी इधर हल्का सा भी लाइट को छोड़ेगा नहीं, 100% एब्जॉर्बर है ये। 1% चांस नहीं देगा कि उससे बाहर कोई लाइट निकल के पीछे से आ जाए। लेकिन इसका एक और खासियत है कि जब इससे अगर हमें लाइट की जरूरत पड़ेगा, जो इसने एब्जॉर्ब किया था जितना लाइट, 100 का 100% लाइट यहाँ से हम एमिट भी करा सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। आ रहा समझ में? यानी ये 100% एब्जॉर्बर भी है और 100% इमीटर भी है, इमिट भी कर लेता है लाइट को, 100% छोड़ भी देता है और 100% लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। समझ में आ रहा है क्या करें? तो ऐसे बॉडीज को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, और ऐसे रेडिएशंस को ही कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। यानी कि अब यहाँ से जो ये लाइट बाहर निकल रहा है ना, यही है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जो ब्लैक बॉडी से अब एमिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है लाइट। तो ऐसे लाइट को ही क्या कह देते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह देते हैं। आ रहा समझ में? जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है इस ब्लैक बॉडी से, और इधर तो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसको एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लैक बॉडी कहते हैं, बाई ब्लैक बॉडी। इधर के ये सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, अब फिर इधर जब हमको काम पड़ा तो इन सारे लाइट को ही देखो, जिधर जितने लाइट इसने एब्जॉर्ब किए थे वो सारे लाइट को इसने एमिट भी कर दिया। क्लियर है क्या कह रहे हैं? जैसे समझ में आ गया कि 100% ये एब्जॉर्बर भी है और 100% एमिटर भी है। समझ में आ रहा है? अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट के वेव नेचर को ही डिस्क्राइब कर पा रहा था, लाइट के वेव नेचर को ही डिस्क्राइब कर पा रहा था। आ रहा समझ में क्या करें? लेकिन ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल ने दिया था। और इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक नया थ्योरी आया जो लाइट के पार्टिकल नेचर को भी डिस्क्राइब करता था, जिसको किसने दिया? मैक्स प्लैंक ने दिया, और ये थ्योरी का नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और यहीं से क्वांटम वाला जो चीज था कि एनर्जी जो है वो क्वांटम्स में जो आता है, यानी कि एक फिक्स जो है उसमें आता है। चार्ज के बारे में पढ़े थे, Q इक्वल टू, यानी सब यहीं से मिलता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो इन थ्योरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पीई को और बीबीआर को। पी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बीबीआर यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को। कौन? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है एट द एंड वो वेव नेचर को ही एक्सप्लेन कर पाया, लाइट के वेव नेचर को ही, जो लाइट ऐसे वेव के फॉर्म में चलती है उसी को वो एक्सप्लेन कर पाया। लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लाइट के अंदर पार्टिकल्स है, उसके नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। भैया ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो क्या था? लाइट के अंदर के पार्टिकल्स को ही तो बता रहा था कि इसके अंदर एक पार्टिकल है जो आता है, आ रहा समझ में, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी करके बाहर निकलता है।
लाइट के पार्टिकल नेचर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, ऐसा क्यों हो रहा है। वेव नेचर तो एक्सप्लेन कर दिया था कि वेव के फॉर्म में चीज़ें चलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हाँ, उनका दोनों के पीछे 90 डिग्री का वो एंगल बनता है, चीज़ ये सब तो एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि फोटो इलेक्ट्रिक के दौरान इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आ जा रहा है, आ रहा समझ में, एनर्जी को अचीव करके। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया, एक नया साइंटिस्ट आया, मैक्स प्लैंक, जो कि एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी दिया। क्लियर है। सो मैक्स प्लैंक ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट इन्होंने दिया, आ रहा समझ में, कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो क्या था, इनके अकॉर्डिंग क्या था, प्लैंक क्वांटम थ्योरीज के अकॉर्डिंग, कि द रेडियंट एनर्जीज इज एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स इज कॉल्ड क्वांटा या फिर फोटोन्स। यानी ध्यान समझिए क्या कहना चाहता है। ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से कुछ निकल रहा है, लाइट्स निकल रही हैं, वो कुछ पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही हैं। किस फॉर्म में निकल रही हैं, कुरकुरे के पैकेट्स के फॉर्म में, ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही हैं ये एनर्जीज। समझ में आ रहा है। इन्हीं पैकेट्स को उसने क्वांटा या फिर पैकेट्स बोला, क्वांटा या फिर पैकेट, मतलब इन्हीं पैकेट्स को इन्होंने क्या बोला, क्वांटा या फिर फोटोन बोला। क्या बोला, क्वांटा या फिर फोटोन्स बोला। किसने, ये मैक्स प्लैंक ने, यानी प्लैंक्स ने बोला। तो क्या बोला कि जो एनर्जी रेडिएंट हो रही है, यानी रेडिएंट एनर्जी जो एमिट हो रहा है एनर्जी, या जो एब्जॉर्ब हो रहा है एनर्जी, वो डिसकंटिन्यूअसली हो रहा है। यानी ये जो फोटोन है, एक एक करके फोटोन इलेक्ट्रॉन को मिलता जा रहा है। पहला एक फोटोन मिला, फिर दूसरा वाला गिरा उसके ऊपर, फिर तीसरा वाला गिरा, ऐसे डिसकंटिन्यूअसली जो है वो गिरता जा रहा है पैकेट्स के फॉर्म में, अलग अलग से लाइट उसके एनर्जी मिलता जा रहा है, कंटिन्यूअसली नहीं मिल रहा है, डिसकंटिन्यूअसली। एक पैकेट आया, फिर दूसरा पैकेट आया, फिर तीसरा पैकेट आया, ऐसे पैकेट्स आते जा रहे हैं। तो डिसकंटिन्यूअसली वो एनर्जी जो है वो मिल रहा है उनको स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको उसने क्वांटा या फिर फोटोन्स बताया। आ रहा समझ में कि उसे हम फोटोन बोलते हैं या क्वांटा बोलते हैं। और हर क्वांटम जो रेडिएशन था वो एक फिक्स्ड अमाउंट में मिल रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी जो है उसको क्या मिल रहा है, मिल रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, जो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशंस के, यानी इस फोटोन के फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड करता है। यानी कि लाइट का जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उस लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट। ये बताया किसने, मैक्स प्लैंक ने बताया कि जितना उस लाइट का फ्रीक्वेंसी है उतना ही वो एनर्जी को एमिट कर रहा है। आ समझ में क्या कह रहे हैं, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, या न्यू बोल सकते हैं। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं। फिर यहाँ से उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी E जो है वो हमारा फोटोन एनर्जी है, फोटोन का एनर्जी है, कितना वो फोटोन है, उसके उस फोटोन के अंदर कितना एनर्जी है, उस पैकेट के अंदर कितना एनर्जी है वो बताता है। और वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट के फ्रीक्वेंसी के। आ रहा समझ में कि उस लाइट के अंदर फ्रीक्वेंसी कितना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटाओगे तो एक कांस्टेंट H आएगा। और भैया ये दे ही रहे हैं क्वांटम जी, तो इस H को भी वो क्या रखेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट नाम रखेंगे, क्योंकि प्लैंक्स नहीं दिया है तो अपने नाम पे भैया कांस्टेंट रखेंगे नाम। H का मतलब क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जो कि फिक्स वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, इतना होता है। अब एक चीज देखो, ये फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू अभी पढ़ के आते हैं, क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाई लेमडा, याद करो। तो बस इस म्यू की जगह पर हम रख देंगे C बाई लेमडा, तो HC बाई लेमडा आ जाएगा, HC बाई लेमडा, HC बाई लेमडा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, HC बाई लेमडा। और 1/, में लेमडा हम लोगों ने पढ़ा था क्या था, वेव नंबर। तो इस 1/, में लेमडा की जगह पे वेव नंबर लिख सकते हैं म्यू के बार। आ समझ में क्या कह रहे हैं। ये एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। ये सब फॉर्मूला अभी तुम्हें याद नहीं रखना है, बस ऐसा समझना है कि हाँ ऐसा कुछ होता भी है, क्योंकि ये सब 11th में काम करेगा, अभी नहीं करेगा। बस समझ जाओ कि आया कैसे। अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं तो बस n से मल्टीप्लाई कर देना, यानी E इज इक्वल टू NH म्यू। n नंबर ऑफ फोटोन्स है तो उनके एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे इनमें, तो पता चल जाएगा n नंबर ऑफ फोटोन्स में कितने एनर्जीज है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, यही है। अब ये जो प्लैंक्स जी जो हैं वो ये बताते हैं कि जो बॉडी एमिट कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को,
वो एक होल नंबर के फॉर्म में करता है। होल नंबर के फॉर्म में ऐसा है, समझो कि अगर ये पैकेट्स है तो कोई ये नहीं कहेगा भैया कि भैया वो कुरकुरे का पैकेट है ना 5 रुपए का है ना, एक काम करो भैया वो पैकेट को फाड़ के आधा दे दो और आधा आप रख लो। दुकान वाला मर गया एक झप कस के। हाँ, ये लेना है तो पूरा पैकेट लो, नहीं तो मत लो, फाड़ उड़ के नहीं देने वाले अंदर से। तो वैसे ही ये भी बोलता है कि अगर कोई बॉडी अगर एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो होल नंबर के फॉर्म में करेगा, यानी कि भैया आधा दे दो और आधा छोड़ दो, ऐसा नहीं। अगर आप पैकेट यूज कर रहे हैं तो पूरा पैकेट ले जाइए, यानी अगर आप फोटोन्स यूज कर रहे हैं तो पूरा फोटोन यूज करना होगा होल नंबर के फॉर्म में। ये आधा उधा पौने होने हम नहीं जानते हैं। अरे समझ में क्या कह रहे हैं, अगर आप फोटोन्स का पैकेट यूज कर रहे हैं तो पूरा यूज करिए। तो एक होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ क्वांटम्स के, यानी ये एन जो है वो होल नंबर होगा। अरे समझ में, ऐसा नहीं कि हाफ हो गया 3/2 हो गया, ऐसे नहीं, होल नंबर में चलेगा कहानी। समझ में आ रहा कह रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो ड्यूल कैरेक्टर जो है वो बताता है। ड्यूल कैरेक्टर मतलब वो वेव नेचर भी बताता है और वो पार्टिकल्स नेचर भी बताता है। वेव नेचर वाला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले थ्योरीज में हो गया था, और पार्टिकल नेचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए नए साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था क्या, प्लैंक्स। आ रहा समझ में, पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी डिस्क्राइब किया, और बोहर्स मॉडल के अंदर भी इनका जो थ्योरी था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। बोहर्स मॉडल जो आगे पढ़ेंगे उनके अंदर भी इनका थ्योरी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित भी हुआ। आ रहा समझ में क्या करें, इंपॉर्टेंट रोल जो है वो काफ़ी, इनकी थ्योरी जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या की थी, डिस्क्राइब की बनाई थी। सो बोहर्स मॉडल के अंदर ये चीज़ देखेंगे। सो अब यहाँ से बस एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि जो एनर्जी है ना, अगर कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है या कोई सब्सटेंस एमिट कर रहा है तो किस फॉर्म में करता है, फोटोन्स के फॉर्म में करता है। यानी एनर्जी अब किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, फोटोन्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। और किसी को चाहिए तो वो पैकेट्स को वो लेता है, एनर्जी लेकर के हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, फिर उसको छोड़ करके लोअर एनर्जी पे आ जाता है। तो यहाँ से बस ये चीज़ समझ में आ गया कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब या एमिट एक फोटोन्स के फॉर्म में करता है। आ रहा समझ में क्या कहते हैं, और इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये आ गया बोहर्स मॉडल जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। तो यहीं तक आज रखते हैं। कल पहले हम लोग पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल से पहले कौन सा मॉडल, तो थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे। ये 4 थ्योरीज हैं। अब स्टार्ट करेंगे इनके मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे, फिर रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, फिर बोहर मॉडल पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। अभी जितना बेसिक जानना था वो सारा चीज़ हो गया। अब तुम लोगों को ये सब चीज़ समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्लियर है। तो ये सब चीज़ को टेंशन मत लो कि इतना कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तुम्हारे लिए एक अलग PDF बन चुका है 9th क्लास के लिए, तो वहाँ से चीज़ें बस पढ़ लेना। अब तुमको समझ में आएगा वहाँ पढ़ोगे तो, और नहीं तो हम लास्ट क्लास में एक बार पूरा रिवाइज भी करा देंगे उसको 9th वाले को। बाकी ये सिर्फ पढ़ने नॉलेज के लिए ये चीज़ पढ़ा रहा है इतना डिटेल में। ऐसा नहीं कि सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा है, चीज़ें क्या कर रहे हैं, नहीं, नॉलेज ले भैया। नॉलेज अगर मिल रहा है तो लो बैठ के, क्योंकि आगे चल के एट द एंड 11th में तो झेलना ही पड़ेगा। तो पहले से अगर ध्यान में रहेगा तो याद रहेगा ना, वहाँ पे जाके तुमको लगेगा ऐसा कि रिवीजन हो रहा है मेरा, और वो चैप्टर तुम्हारे लिए हलवा होगा, दूसरों के लिए नया नया होगा और तुम्हारे लिए पुराना होगा। समझ में आ गया कुछ, तुम्हारे लिए वो कॉन्सेप्ट 3 साल पुराना होगा, क्योंकि 9th में पढ़ ली वो चीज़ें। क्लियर है क्या कह रहे हैं, तो ये चीज़ है यहाँ क्लियर है। तो ये देखो, ये PDF अब ज़्यादा बचा नहीं है, खत्म है पूरी तरीके से, क्योंकि देखो हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, 146 हम लोग अप्रोक्सीमेट यहाँ तक आ चुके हैं 150 तक। देखिए 150, अभी पीछे का कुछ चीज़ें बाकी है, मुश्किल से 10 PDF और बाकी होगा, मतलब PDF कह रहे हैं 10 पेज और बाकी होगा। 10 पे पीछे का ले लो, यानी 140 तक तो आ ही गए हैं। तब ज़्यादा बचा नहीं है, 1-2 दिन का लेक्चर है, कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा PDF। और मेरा क्या करें, यानी 1 सप्ताह में ये पूरा खत्म, यानी पूरा साइंस हो जाएगा हम लोग का खत्म। बोहर मॉडल कल से स्टार्ट करेंगे, और इनको कल तो मेरे ख्याल से थॉमसन और वही चल जाएगा, रेडरफोर्ड, रदरफोर्ड वाला। इसमें बीच में क्वेश्चन भी ऐड कर दीजिए बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आया। चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं। हाँ, 40 पेज में अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेना। ये तो फिक्स है ना PDF, हाँ तो इसको भेज दीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल।